कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारा। आज इतिहास विषय के अंतर्गत तृतीय वर्ष यानी अंतिम वर्ष फाइनल ईयर की क्लास में एक युद्ध के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। ये युद्ध है जिसने भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पानीपत के बच्चों, आपके इतिहास में कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा सरदारों के बीच। मराठा सरदार थे एक तरफ, और एक तरफ था अफ़गानिस्तान का प्रसिद्ध शासक दुर्रे दुर्रानी यानी युक्का मोती, जिसे नाम दिया गया है अहमद शाह अब्दाली, या कई लोग उसे अहमद दुर्रानी के नाम से भी जाना करते थे। युद्ध क्यों हुआ, इसके पहले कारणों पर चर्चा करें। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, शिवाजी के मरने के बाद पेशवाओं के अधीन मराठों की नीति में एक मूलभूत परिवर्तन आया। 1719 की जो मुग़ल मराठा संधि थी, उससे मराठों ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, चाहे नाम मात्र के लिए ही सही, और मुग़लों ने भी जो है मराठा साम्राज्य को वैधता प्रदान कर दी थी। धीरे धीरे मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ती चली गई। इन्हीं बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने जो है उत्तरी भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। और आगे चलकर जब उत्तरी भारत की राजनीति में दखल दिया तो एक तरफ नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली लूटा था। उसके बाद उसी के सेनापति, जो बाद में अफ़गानिस्तान का शासक हुआ, अहमद शाह ने भी 4 या 5 बार उत्तरी भारत पर हमले किए, कई शहर लूटे, और इधर मराठा जो है अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। तो स्वभावतः है, स्पष्ट है कि दोनों के बीच टकराव होना अनिवार्य था। कब होगा, कहाँ होगा, सिर्फ ये ही प्रश्न था हमारे सामने। दूसरा है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण एक शून्य उत्पन्न हो गया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बादशाह जो थे, लगातार गद्दी बदलती चली गई। 52 वर्षों में 7 या 8 सम्राटों का काल देखा हमने। ये सारे शासक ना तो इतने योग्य थे और ना ही उनमें इच्छा शक्ति थी कि गिरते हुए ढहते हुए इस मुग़ल साम्राज्य को बचाने के लिए प्रयास करें। और इसी कारण मुग़ल जो है साम्राज्य का पतन हो रहा था। नए नए स्टेट, अवध, हैदराबाद, बंगाल, रोहेले सभी उठ रहे थे। तो मराठे भी जो हैं, ये जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी कारण इन लोगों को अहमद शाह अब्दाली से भिड़ना पड़ा, जो कि काम मुग़ल बादशाह का था, वो लोग इनको करना पड़ा। अगला बिंदु है हमारा अब्दाली का पंजाब पर दावा। अहमद शाह अब्दाली, जो कि भारत पर उसने कम से कम 4 या 5 बार आक्रमण किए। उत्तरी भारत में मथुरा को लूटा, कभी किसी शहर को लूटा, दिल्ली के आसपास के इलाकों को लूटा, लेकिन वो जो है भारत के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करने का इच्छुक कतई नहीं था। उसकी इच्छा थी सिर्फ पंजाब पर जो है वो अपनी संप्रभुता जमाना। इसी कारण जो है मराठे उससे टकरा गए। उन्होंने भी, जैसा कि मैंने आपको पेशवाओं के टॉपिक में बताया था, कि बाजीराव ने कहा था कि हम मराठा साम्राज्य की पताकाएं कटक से अटक जो है आज के पाकिस्तान में आया हुआ है, वहाँ तक फैलाएंगे। तो पंजाब की तरफ जब वो बढ़े और वहाँ एक तरफ अब्दाली पंजाब पर अपना दावा कर रहा है, तो उनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। अब इसका एक और कारण है, मुग़ल मराठा एक संधि हुई थी 1752 ईस्वी में। इस संधि जो में है उसके परिणाम स्वरूप मराठों ने कहा था कि हम मुग़ल साम्राज्य की बाहरी आक्रमणों से और आंतरिक विद्रोहों से, दोनों से रक्षा करेंगे। तो जब अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत की ओर अभियान कर रहा था, तो मराठों को उनके सामने मुग़लों की जगह जाना ही था, और इसी कारण जो है इन दोनों में युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया है बच्चों 1761 जनवरी की 14 तारीख को। उससे पहले 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया। दिल्ली में आकर के उसने वज़ीर तो वो कब रहने दिया,
लेकिन नजीब-उद-दौला जो उसका आदमी था उसको बख्शी यानी सेनापति बना दिया, मीर बख्शी के पद पर आसीन कर दिया। अब जो मोहम्मद शाह सम्राट था, अहमद शाह था, उसे लगा कि नजीब-उद-दौला रुखड़ स्वभाव का है, उसे बिल्कुल उसके बोलचाल की परिष्कृत भाषा नहीं थी तो पसंद नहीं आई। तो मराठों ने जो है जब आए दिल्ली वापस अहमद शाह के लौटने के बाद, तो उसे पद से हटा दिया रघुनाथ राव ने, राघोबा, जो कि चर्चा का विषय आपके पेशवाओं में आया था। इसे हटा करके खुद के व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया। अब इसके साथ ही साथ पंजाब में अहमद शाह अब्दाली ने अपना जो है एक सूबेदार नियुक्त किया था। मराठी वहाँ गए और उस सूबेदार को पराजित कर दिया और वापस लौट आए। जब अब्दाली को पता चला कि जिस व्यक्ति को मैंने अपने साम्राज्य का पंजाब में सूबेदार नियुक्त किया है उसे मराठी हरा चुके हैं और पंजाब पर अपना दावा कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी सेना लेकर के निकल पड़ा। एक तरफ थी अब्दाली की सेना, दूसरी तरफ जब मराठाओं तक समाचार आए कि अब्दाली सेना लेकर के निकल चुका है, तो तत्कालीन पेशवा था बालाजी बाजीराव, वो स्वयं सेना लेकर के नहीं गया। उसने जो है अपने 16 वर्षीय पुत्र विश्वास राव के नेतृत्व में सेना भेजी। ये 16 वर्ष का था, अल्पवयस्क था, अनुभव की कमी थी, लेकिन वास्तव में जो सेना का संचालन कर रहा था वो योद्धा था पेशवा का छोटा भाई सदाशिव राव भाऊ, जिसके हाथ में सेना की बागडोर थी। नाम मात्र के लिए विश्वास राव को भी साथ में भेजा गया था। इस सेना में मराठे भी शामिल थे, सिंधिया, मल्हार राव होलकर। साथ ही साथ एक बहुत ही विचित्र बात है कि यहाँ लड़ाइयाँ वैसे तो धर्म के नाम पर लड़ी जा रही हैं, लेकिन मराठाओं के जो है तोप खाने का संचालन जो है वो एक मुस्लिम ही कर रहा था, वो था इब्राहिम खान गर्दी। यानी दोनों ही तरफ, अब्दाली की सेना में भी एक तरफ हिंदू है तो यहाँ भी जो है इस सेना में भी मुस्लिम है, यानी सिर्फ धर्म के आधार पर ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले मराठे जो हैं उनके साथ साथ बड़ा सा कुनबा, कोई कहता है लाख के ऊपर संख्या थी, इतने लोगों को वो साथ ले गए, स्त्रियों को भी ले गए। तो जो जाट शासक था उस समय सूरजमल, उसने सलाह दी पेशवा को कि आप स्त्रियों को ना ले जाएं, इतने ज़्यादा लोगों को ना ले जाएं, कम रखें संख्या, ताकि वहाँ जब आपको भिड़ना पड़े तो आपको उनकी चिंता नहीं रहे, उनके रसद पानी सारी सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़े, आपका ध्यान युद्ध में ही रहे। परंतु मराठों ने जो है, खासकर सदाशिव राव भाऊ जिसको कि इस हार का जिम्मेदार माना जाता है, उसने ये बात अनसुनी कर दी। तो सूरजमल नाराज़ हो गया और उसने अपनी सेना साथ भेजने से इनकार कर दिया। अब इस युद्ध में दोपहर होते होते विश्वास राव मारा गया और शाम होते होते सदाशिव राव भाऊ की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव होलकर, जो कि होलकर शासक था, मराठा था, वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। नाना फडणवीस और कुछ योद्धा, महादजी सिंधिया, जिसे भी भाग करके अपनी जान उन्होंने बचाई। बुरी तरह से मराठे इस युद्ध में परास्त हुए। मृतकों की संख्या बहुत समय तक कन्फ्यूजन ही रहा कि कितने लोग, कितने मराठे इस युद्ध में काम आए। अब इस युद्ध में मराठों की पराजय के कारण क्या थे? वो लोग जो पूरे भारत को रौंद रहे थे। 18वीं सदी में जब मुग़ल शासन पतन की स्थिति में जा रहा था तो यही लग रहा था कि मुग़लों की जगह मराठे लेंगे, लेकिन इस रथ को किस तरह से अब्दाली ने रोक दिया, ये भी एक चर्चा का विषय है। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि मराठों की पराजय के कारण क्या थे। पहला जो कारण है वो था अहमद शाह अब्दाली का योग्य सेनापतित्व। बच्चों, इतिहास में जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो वो भावनाओं के आधार पर नहीं लड़ा जाता। उस युद्ध में योग्य तकनीक होनी चाहिए और सेनापति भी योग्य होना चाहिए। ये दोनों ही बातें अहमद शाह अब्दाली में थी। अब्दाली के सैनिक बंदूकों से युद्ध कर रहे थे और मराठे जो है तलवारों से युद्ध कर रहे थे। तो तलवार और बंदूक में अगर युद्ध होगा तो बंदूक दूर से ही वार हो सकती है और इस तरह से उनकी विजय निश्चित थी। एक दूसरा कारण है मराठों के विरुद्ध गठबंधन। मराठों ने क्या किया था कि अपनी लूटपाट की नीति के कारण अधिकांश भारतीय शासकों को मराठों ने नाराज़ कर दिया और इसी नाराज़गी के कारण मराठों के साथ ना जाट आए, कोई भी हिंदू शासक इनके साथ नहीं आया, जबकि अब्दाली के सपोर्ट में अवध का नवाब भी था शुजा-उद-दौला और
रुहेले सरदार भी उसके साथ थे। मुस्लिम तो सारे इकट्ठे हो गए मराठों की लूटमार से तंग आकर, लेकिन राजपूत शासकों, जाट शासकों, इनका मराठों ने जो है विश्वास नहीं जीता। इस कारण इनकी पराजय जो है निश्चित थी। एक और अन्य कारण है कि मराठे जो थे वो कभी भी खुले मैदान में युद्ध नहीं किया करते थे। शिवाजी के समय भी और बाजीराव प्रथम जो लड़ाकू पेशवा था, उन्हें पता था कि हम सामने लुककर नहीं लड़ सकते, तो उनका एक ही फैसला रहता था कि जो सामने वाली सेना है उसकी रसद काट दो, राशन नहीं पहुंच पाए, और जो एक्स्ट्रा सेना की टुकड़ियां आ रही है उनको मतलब रास्ता ख़राब कर दो, उनका उन तक आने ना दो। इस कारण सेनाएं परेशान हो जाती थी। यहाँ सदाशिवराव भाऊ ने खुले मैदान में युद्ध करने का निश्चय किया, जिसकी अनुभव की कमी पूरे मराठा सेनापतियों को थी, और यही जो है मुख्य कारण रहा इनकी पराजय का। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि मराठा कैंप में स्त्रियां भी थीं, बुजुर्ग भी थे, कई लोग ऐसे थे जो उत्तरी भारत में तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए इस भीषण युद्ध के समय आए थे, तो योद्धाओं का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। इस बढ़ती संख्या के लिए राशन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने रुकने, इस व्यवस्था में ही सारी सेनाएं लग गई और युद्ध कौशल में पीछे रह गई। अब आते हैं युद्ध के परिणामों की तरफ। सबसे पहला परिणाम तो था मराठा साम्राज्य को ज़बरदस्त धक्का लगा। वो साम्राज्य जो लग रहा था कि भारत पर अब शासन करेगा, उनका सपना धराशायी होता अब दिखाई दे रहा था। एक इतिहासकार ने कहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा। अब्दाली जीत तो गया, लेकिन उसकी भारत में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, यानी मराठों का सपना जो है इस युद्ध से धूमिल हो गया। मराठों को भी जोरदार धक्का लगा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा है कि कोई भी मराठा परिवार ऐसा नहीं था जिसके नज़दीकी किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु इस युद्ध में नहीं हुई हो। इवन 6 महीने बाद ही पेशवा भी जो है इस सदमे से उबर नहीं सका, उसका पुत्र मारा गया, भाई मारा गया, वापस युद्ध की तैयारी वो नहीं कर सकता था, उसकी उम्र इतनी नहीं थी, और इसी झटके से उसकी मृत्यु भी 6 महीने पश्चात हो गई। और अंतिम जो है एक कंपनी जो कि भारत विजय का सपना अंदर ही अंदर पाले हुए थी, बाहर वो नहीं बता रही थी, वो कंपनी भारत की परिस्थितियों पर नज़दीकी दृष्टि गड़ाए हुई थी। उसके लिए जो है शासन करने का, जीतने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मराठे कमज़ोर हो चुके थे, मुग़ल शासकों में दम था नहीं, तो उनको टक्कर देने वाला अब कोई भी नहीं रह गया था। ये है पानीपत के युद्ध के कारण, उसमें मराठों की पराजय के कारण, और इसके क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे, इसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने आज आपको दिया है। आज या कल में ही मैं इनकी नोट्स की PDF फाइल आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप इसको पढ़ भी लें और साथ में इस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपकी पानीपत के युद्ध के बारे में जानकारी पूरी हो जाए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को और इस वीडियो को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।